मुगल सल्तनत का दरबार खास हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन आज दोपहर की धूप कुछ आलस भरी थी। बादशाह अकबर अपने तट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनके दाहिनी ओर बीरबल खड़े थे। अकबर अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी से सबका मनोरंजन करते थे, पर आज उनके मन में एक ऐसी खुराफात थी जो गणित को भी चुनौती देती थी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, हमने दुनिया की सारी पहेलियां सुलझाई है, लेकिन आज हमारी एक ऐसी इच्छा है जिसे पूरा करना असंभव है। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम्हें सोने के सिक्कों से तौला जाएगा। दरबार उत्सुकता से कान लगाकर सुनने लगा। हमारी चुनौती ये है, अकबर ने अपनी आवाज को असामान्य रूप से गंभीर बनाते हुए कहा, कि तुम हमें ये साबित करके दिखाओ कि 4 और 4 हमेशा 8 नहीं होते। ये सुनते ही दरबार में एक पल की खामोशी आई और फिर जोर का ठहाका गूंज उठा। वजीर, मनसबदार और सैनिक सब हंस पड़े। ये क्या मजाक था? बीरबल के सामने एक ऐसा सवाल रखा गया था जिसका उत्तर ब्रह्मांड में अटल था। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चुनौती स्वीकार करने की चमक थी। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कुछ ऐसा कहा जिससे हंसी तुरंत एक झटके में पूर्ण चुप्पी में बदल गई। हुजूर, बीरबल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, गणित का नियम अटल है, ये मैं जानता हूं, पर जीवन और सत्य का नियम गणित से भी बड़ा होता है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बीरबल की आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, जहां पनाह, 8 न होना सिद्ध करने के लिए मुझे 2 शर्तें चाहिए। पहली, यदि मैं सफल रहा तो आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल ने यहां रुककर अकबर को देखा। जब अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी तो बीरबल ने दूसरी शर्त रखी, जिसने दरबार में हलचल मचा दी। और दूसरी शर्त यह है, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं तो आप उन 4 वजीरों और 4 सिपाहियों को क्षमा कर देंगे जिन्हें आज चोरी के इल्जाम में फांसी दी जाने वाली है। क्या यह शर्त मंजूर है? अकबर का माथा ठनका। यह तो सिर्फ एक मजेदार पहेली थी, पर बीरबल ने इसे जीवन और मृत्यु से जोड़ दिया था। दरबार में इतनी गहन चुप्पी छा गई थी कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। अकबर ने अपने सिंहासन की पीठ पर आराम से झुकने के बजाय सीधे तनकर बैठ गए। उनके माथे पर चिंता की एक बारीक लकीर उभर आई थी। ये बीरबल का हमेशा का तरीका था, मामूली बातों को असाधारण बना देना। बादशाह ने गहरी सांस ली, जिसकी गूंज खामोश दरबार में स्पष्ट सुनाई दी। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए कहा, तुमने हमेशा न्याय की बात की है और मैं ये जानता हूं। यह सौदा मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कुछ देर तक उनकी आंखें बीरबल की निडर आंखों से मिली रही। फिर, जैसे उन्होंने कोई बड़ा राजीनामा किया हो, अकबर ने दृढ़ता से घोषणा की, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मिलेंगी और उन 8 बंदियों की जान बख्श दी जाएगी, बशर्ते तुम कल सूर्यास्त से पहले अपनी बात सिद्ध कर सको। अब बताओ, ऐसी क्या चीज है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा और नहीं कभी देखेगी? जैसे ही ये निर्णय हुआ, दरबार में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। चुनौती अब सिर्फ बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी थी। हर दरबारी बीरबल की ओर इस तरह देख रहा था जैसे वो कोई चमत्कार करने वाला हो। बीरबल ने अपने चारों ओर फैले गंभीर वातावरण को महसूस किया। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ बादशाह अकबर की ओर देखा, जिनके माथे पर चिंता की एक बारीक शिकन थी। जहां पनाह, बीरबल ने अत्यंत शांति से कहा, आपकी चुनौती स्वीकार है और आपका दिया हुआ समय भी मेरे लिए पर्याप्त है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि बुद्धि का खेल है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कल सूर्यास्त से ठीक समय पर ही इस सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अकबर ने देखा कि बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए थे।
बीरबल के इस शांत आत्मविश्वास ने दरबारियों को और अधिक बेचैन कर दिया। कुछ सोचते रहे कि बीरबल के पास जरूर कोई गोपनीय चाल होगी। अन्य सोच रहे थे कि इस बार बीरबल अवश्य ही हार मान लेंगे। बीरबल ने चुपचाप मुड़कर, जैसे किसी साधारण दिन की छुट्टी ले रहा हो, सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और राजमहल से बाहर निकल गए। पीछे छूटा हुआ दरबार अब पहले से अधिक खामोश और उत्सुक था। हर कोई जानना चाहता था कि वो कौन सी अदृश्य वस्तु है जो इस बार बीरबल की लाज रखेगी। बीरबल के जाते ही दरबार में पसरी चुप्पी भारी हो गई। सम्राट अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें अपने हास्य विनोद पर अब थोड़ा अफसोस होने लगा था। बीरबल का अंतिम मौन आत्मविश्वास उनके मन में एक अनजानी खलबली पैदा कर रहा था। उन्होंने दाहिने हाथ के मंत्री जैजी की ओर देखा और पूछा, जैजी, क्या तुम्हारा दिमाग कुछ बता रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई न देती हो पर बीरबल की लाज रख सके? वैजी ने डरते डरते उत्तर दिया, जहांपनाह, बीरबल यदि गरीबी या भूखमरी जैसा कुछ लाते हैं तो भी वो वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता। ये तो केवल एक स्थिति है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि बीरबल शायद एक खाली डिब्बा लाएंगे, तो किसी ने सोचा कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर ने अपनी तंद्रा तोड़ी और दृढ़ता से कहा, बस, अब कोई तर्क नहीं, हम सिर्फ इंतजार करेंगे। ये चुनौती है और हम देखेंगे कि बीरबल इसे कैसे पार करते हैं। समय शुरू हो चुका है। दरबार में अब हल्की हंसी नहीं थी, बल्कि गंभीर चुप्पी पसर चुकी थी। घड़ी की टिक-टिक से ज्यादा शोर दरबारियों की बेचैनी मचा रही थी। वैजी बार बार आसमान की ओर देख रहे थे, जहां दोपहर का सूरज अब ढलान की ओर बढ़ रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल इस बार सच में हार मान लेंगे? ठीक निर्धारित समय की अंतिम घंटी बजते ही मुख्य द्वार पर हलचल हुई। बीरबल ने प्रवेश किया। उनके साथ कोई नौकर या घोड़ा नहीं था, पर उनके हाथों में एक अजीबोगरीब वस्तु थी। ये देखते ही दरबारियों के चेहरों पर पहले तो एक अजीब सी हंसी आई, जो अगले ही पल घबराए हुए विस्मय में बदल गई। बीरबल ने अपने हाथों में एक विशाल, भद्दा और बुरी तरह से फटा हुआ मैला कुचैला कंबल उठा रखा था, जिसके कोने बुरी तरह से जले हुए थे और उसमें अनगिनत छेद थे। बीरबल ने वो फटेहाल कंबल बादशाह के तख्त के सामने सावधानी से रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि बीरबल गरीबी को इस पुराने कपड़े के रूप में क्यों लाए हैं और क्यों इसे इतना कुरूप बनाया गया है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये क्या है? तुमने कौन सी चुनौती स्वीकारी और ये वस्तु किस चीज का प्रतीक है? बीरबल ने अत्यंत शांत और गंभीर भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये वही गरीबी है जिसकी चर्चा आप कुछ दिन पहले कर रहे थे। मैंने इसे इसलिए कुरूप और फटा हुआ रखा है क्योंकि गरीबी हमेशा ऐसी ही होती है। ये कभी सुंदर नहीं होती। ये जहां भी जाती है सब कुछ जला देती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। उन्होंने फटे हुए किनारों की ओर इशारा किया। ये जले हुए कोने बताते हैं कि गरीबी आग से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मनुष्य के आत्मसम्मान और इच्छाओं को जला देती है। इसमें जितने छेद हैं वो दर्शाते हैं कि ये कितनी विस्तृत और बेकाबू हो चुकी है। ये एक ऐसा बोध है जिसे ओढ़ने वाला कभी चैन से सो नहीं पाता। बीरबल की इस मार्मिक व्याख्या को सुनकर दरबार में हंसी का नामो निशान मिट गया। जो दरबारी कुछ देर पहले इस वस्तु की कुरूपता पर हंसने ही वाले थे, अब वे शर्मिंदगी और गंभीरता से भर गए। अकबर ने गहरी सांस ली और तख्त पर पीछे झुक गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने केवल एक वस्तु नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने राज्य के एक विशाल और गंभीर सत्य को सबके सामने उजागर कर दिया है। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब विजेता की खुशी नहीं, बल्कि एक शासक की गहरी चिंता थी, जिसने अचानक अपने साम्राज्य की कमजोर नब्ज को पहचान लिया हो। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखें शांत और स्थिर थी। हुजूर,
अकबर ने भारी आवाज में कहा। उनकी संजीदगी ने पूरे दरबार को जकड़ लिया था। तुमने मेरी चुनौती को जिस ढंग से स्वीकार किया वो अद्वितीय है। जहां मैंने मनोरंजन की अपेक्षा की थी, वहां तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू करा दिया। ये चादर वास्तव में राज्य की बेलगाम होती समस्याओं का प्रतीक है, जिनका निवारण न करने पर वे ऐसे ही फैलती जाती है। दरबारीगण अब भी मौन थे, मानो वे उस बोझिल चादर को महसूस कर रहे हों। अकबर ने एक पल का विराम लिया, फिर पूछा, ये तो तुमने बता दिया कि बोझ कितना भारी है। अब ये बताओ मेरे प्रिय मित्र, इस फटी हुई चादर को दुरुस्त करने का उपाय क्या है? बीरबल ने अत्यंत विनम्रता किंतु दृढ़ता से सिर झुकाया। जहांपनाह, इस चादर को दुरुस्त करने के लिए केवल पैबंद लगाना पर्याप्त नहीं होगा। यदि हम केवल छोटे छेदों पर पैबंद लगाते जाएंगे तो चादर पैबंदों के बोझ से और जल्दी फट जाएगी। समस्या को एक जगह से दबाने पर वो दूसरी जगह उभर आती है। ये तो समस्याओं की प्रकृति है। दरबार में अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि गंभीर उत्सुकता व्याप्त थी। बीरबल आगे बढ़े, उनकी वाणी में स्पष्टता थी। उपाय सरल है महाराज, पर कार्य कठिन। हमें पैबंद नहीं, बल्कि नए और मजबूत धागे चाहिए। ये धागा है ईमानदारी, पारदर्शिता और त्वरित न्याय। जब तक राज्य का सबसे छोटा सेवक भी ये नहीं मानेगा कि उसका हर कार्य राजा के प्रति जवाबदेह है, तब तक छेद भरेंगे नहीं। असली मरम्मत ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे के ताने बाने को मजबूत करने से शुरू होगी। अर्थात पहले हमें उस बुनियाद को सींचना होगा जो इस चादर के लिए कच्चा माल लाती है। महाराज अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब मनोरंजन का भाव नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंतन की रेखा खिंच गई थी। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा, जैसे उस नए धागे की मजबूती को भाप रहे हों। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने एक सरल चादर की बात करते करते पूरे साम्राज्य के तंत्र की कमजोर नस छू दी है। बहुत गहरी बात कही है तुमने, बीरबल, बादशाह ने अंततः कहा। उनकी आवाज में न तो मजाक था, नहीं प्रशंसा, केवल एक शाही दृढ़ता थी। लेकिन ये तो केवल सैद्धांतिक सूत्र है। इसे व्यवहार में लाना हिमालय लांघने जैसा कठिन है। तुम कह रहे हो कि हमें जड़ तक बदलाव लाना होगा, और जड़ में बैठा व्यक्ति भी उतना ही जिद्दी है जितना वो छेद। दरबार में गहन चुप्पी छाई रही। अब ये चुनौती केवल बीरबल की बुद्धि की नहीं थी, बल्कि अकबर के प्रशासन की परीक्षा बन गई थी। ठीक है बीरबल, बादशाह ने आदेश दिया। तुमने हमें उस चादर को सिलने का सबसे मुश्किल तरीका बताया है। मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। तुम अपनी नई बुनियाद का निर्माण शुरू करो और सिद्ध करो कि क्या सिर्फ ईमानदारी की खाद से ये सूखी बुनियाद सचमुच हरी हो सकती है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। जहांपनाह, आपने समय दिया, ये मेरे लिए पर्याप्त है। यदि जड़ें सूख गई हैं तो उन्हें सींचने में समय लगेगा, पर मैं आपको वचन देता हूं कि 1 मास बाद इस साम्राज्य का कोई एक छोटा कोना ऐसा होगा जहां न्याय केवल कागज पर नहीं, बल्कि मिट्टी में भी महसूस किया जा सकेगा। दरबारियों के बीच तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। ज्यादातर लोग मुस्कुरा रहे थे, ये मानते हुए कि बीरबल ने इस बार खुद को फंसा लिया है। मुख्य वजीर ने दबी आवाज में टिप्पणी की, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन प्रशासन सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलता। पर बीरबल ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। अगले दिन उन्होंने दरबार के सबसे निचले स्तर के 10 कर्मचारियों को चुनने की मांग की। वे साधारण लिपिक और संदेशवाहक, जिनकी रोजमर्रा की रिश्वत से जनता त्रस्त थी। बीरबल का पहला दाव उन लोगों पर था जो सबसे अधिक उपेक्षित थे, लेकिन जिनकी पकड़ जनता पर सबसे गहरी थी। उन्होंने ये घोषणा की कि अब से ये 10 लोग सीधे उनकी देखरेख में कार्य करेंगे और उनका पारिश्रमिक उनकी ईमानदारी के आधार पर निर्धारित होगा। ये सुनकर 10 कर्मचारियों के चेहरे पहले तो पीले पड़ गए, फिर उन पर अजीब सी आशा की एक लकीर उभर आई। अकबर ने ये सब नजारा अपनी भव्य कुर्सी से देखा।
उनके चेहरे पर एक हल्की संशय भरी मुस्कान थी। वो बीरबल की बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि उसकी अति कल्पना का उपहास कर रही थी। बीरबल, बादशाह गरज उठे। उनकी आवाज में तीखा व्यंग्य भरा था। क्या तुम सच में ये उम्मीद करते हो कि जिन लोगों ने रिश्वत को अपनी रोजी रोटी बना लिया है, वे केवल तुम्हारी निगरानी से संत बन जाएंगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सुनकर दरबार में खुसफुसाहट तेज हो गई और जल्द ही वो नियंत्रित ठहाकों में बदल गई। वजीर और मनसबदार हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार जमीन पर गिरेंगे। ये बीरबल का अब तक का सबसे बेतुका दाव था। अकबर ने अपने हाथ की उंगली उठाई। तुम्हारे प्रयोग में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हां, मुझे चुनौती में जरूर है। मैं तुम्हें ठीक 1 सप्ताह का समय देता हूं। यदि तुम इन 10 कर्मचारियों में से कम आधे को भी जनता के सामने उनकी निर्विवाद ईमानदारी साबित करते हुए नहीं दिखा पाए, तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार करनी होगी, और उस हार का दंड। अकबर ने आंख मारी। वो दंड तुम स्वयं चुनोगे। ये सुनते ही हंसी तुरंत थम गई। दरबार में अब पूर्ण सन्नाटा छा गया। ये चुनौती सिर्फ एक प्रयोग पर नहीं, बल्कि बीरबल की प्रतिष्ठा और बुद्धि पर थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। चुनौती में छिपी गंभीरता को उन्होंने तुरंत भांप लिया था। यह केवल 10 कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रश्न नहीं था। यह साबित करना था कि सत्य और न्याय, कितने भी जटिल क्यों न हो, बीरबल की बुद्धि के समक्ष हमेशा सामने लाए जा सकते हैं। उन्होंने संभल कर सिर झुकाया और आत्मविश्वास से सम्राट की ओर देखा। जहांपना, आपकी चुनौती मुझे सहर्ष स्वीकार है, और दंड की चिंता आप न करें। यदि मैं असफल रहा, तो मैं स्वयं मुगल सल्तनत के सबसे अयोग्य वजीर का पद स्वीकार करूंगा। बीरबल के इस दृढ़ उत्तर ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया। हारने का मतलब था पद और प्रतिष्ठा दोनों खोना। अकबर के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की रेखा आई, लेकिन वो तुरंत गर्व में बदल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बीरबल, मैं तुम्हें जानता हूं। मुझे एक शानदार सप्ताह की प्रतीक्षा रहेगी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक विदा ली और कर्मचारियों की सूची लेकर सीधे अपने आवास की ओर प्रस्थान किया। अब चुनौती थी, और समय था केवल 7 दिन। बीरबल ने अपने आवास पहुंचते ही शाही कर्मचारियों की विस्तृत सूची, जो अकबर ने गुप्त रूप से तैयार करवाई थी, उसे मेज पर फैला दिया। वो सूची सैकड़ों नामों से भरी थी, शाही दर्जी से लेकर हाथी घोड़ों की देखरेख करने वाले महावत तक। बीरबल ने पहले तो हर नाम और उसके सामने लिखी संक्षिप्त टिप्पणी का गहन अध्ययन किया। पहले 3 दिन उन्होंने केवल कागजों में सिर खपाया। वे हर उस सेवक के इतिहास को छान रहे थे, जो दरबार की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी जिम्मेदारी संभालता था। बीरबल को यह पता था कि बादशाह को केवल योग्य सेवक नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परफेक्ट हो, अर्थात जिसका कोई विकल्प ही ना हो। लेकिन हर नाम अच्छा था, कुशल था, पर किसी में वो अद्वितीयता नजर नहीं आ रही थी जिसकी तलाश थी। ये तो रेत में मोती खोजने जैसा है। बीरबल ने खींचकर सूची को एक ओर धकेल दिया। समय तेजी से निकल रहा था, और अब बीरबल को यह स्पष्ट हो गया कि यदि सफलता चाहिए, तो उन्हें दरबार की चारदीवारी से बाहर निकलकर आम जनता के बीच किसी असाधारण व्यक्तित्व की खोज करनी होगी। उन्होंने तुरंत भेष बदलने की योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने एक साधारण थकेहारे व्यापारी का वेश धारण किया। पुराने मैले कपड़े, सिर पर एक साधारण पगड़ी और कंधे पर एक फटा हुआ झोला। उन्होंने अपने बुद्धिमान व्यक्तित्व को पूरी तरह छुपा लिया और सीधे शहर की सबसे व्यस्त गलियों और चहल पहल वाले बाजारों में कदम रखा। वो वहां मौजूद जनसमुदाय के बीच ऐसे घुल मिल गए कि कोई उन्हें पहचान न सका। बीरबल हर व्यक्ति को, उनके छोटे से छोटे काम को भी अत्यंत बारीकी से परख रहे थे। उनकी आंखें किसी असाधारण चमत्कार की नहीं, बल्कि साधारण कार्यों में छिपी पूर्णता की तलाश कर रही थी।
उन्होंने एक कारीगर को देखा जो लकड़ी पर जटिल नक्काशी कर रहा था। वो कुशल था, पर परफेक्ट नहीं। उन्होंने एक विक्रेता को देखा जो सब्जियां तौल रहा था। वो ईमानदार था, पर अद्वितीय नहीं। घंटों भटकने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। हर कोई कुशल था, पर अपरिहार्य कोई नहीं। थक हार कर जब वो एक पुरानी धर्मशाला के पास आराम करने बैठे, तभी उन्हें पास के कुएं से आने वाली एक धीमी, व्यवस्थित आवाज सुनाई दी, जिसने उनकी खोज को अचानक एक नई दिशा दे दी। बीरबल ने ध्यान से उस आवाज को सुना। वो पानी खींचने वाली चरखी की पुरानी, घिसी हुई चरमराहट थी, लेकिन उसमें एक अजीब, अविचल सटीकता थी। हर बार जब रस्सी नीचे जाती और फिर ऊपर आती, तो समय का अंतराल एक जैसा होता। पानी के गिरने की छप की आवाज भी मानो किसी संगीत की लय की तरह नियमित थी। न एक पल देर, न एक पल जल्दी। जिज्ञासावश वो कुएं की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जिसके चेहरे पर थकान थी, वो पूरी शांति और स्थिरता से पानी भर रहा था। उनकी चाल ऐसी थी जैसे वह कोई जटिल गणितीय सूत्र हल कर रहे हों। बीरबल ने देखा कि हर बार जब बाल्टी पानी से भरकर ऊपर आती, तो वो कुएं के किनारे पर जरा भी नहीं टकराती। और सबसे अद्भुत यह था कि उस वृद्ध ने अपनी बाल्टी को इतनी सटीक मात्रा से भरा था कि पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिर रही थी। ये निपुणता नहीं थी, ये निरंतरता से उपजी परम पूर्णता थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपनी चुनौती का जवाब मिल गया था। वो उस वृद्ध के पास गए और बोले, माफ कीजिएगा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? वृद्ध ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई उत्सुकता या आश्चर्य नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने अत्यंत धीमी पर स्पष्ट आवाज में पूछा, महाराज, मैं तो यहां अपना काम कर रहा हूं। क्या बात है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं, एक कला है। बादशाह सलामत ने मुझे एक चुनौती दी है, सबसे बड़ी पूर्णता खोजने की चुनौती, और आपने अभी अभी उसे अपने कार्यों में सिद्ध किया है। कृपया मेरे साथ चलिए। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से रस्सी को समेटा, बाल्टी को पलटकर अलग रखा और बिना किसी सवाल के बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया। उसकी स्वीकृति ऐसी थी जैसे वह जानता हो कि उसे कब किस दिशा में जाना है। बीरबल ने वृद्ध को अपने शाही रथ में बैठाया और तुरंत दरबार की ओर चल दिए। अब देखना यह था कि अकबर की चुनौती पर जो दरबार कल ठाके मारकर हंसा था, वो इस पूर्णता को देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। महल में प्रवेश करते ही बीरबल सीधे दीवान-ए-खास पहुंचे, जहां बादशाह अकबर पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध को अपने पीछे खड़ा किया और शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौती का उत्तर आपके सामने उपस्थित है। बीरबल के पीछे खड़े वृद्ध को देखकर दीवान-ए-खास में पहले तो एक अजीब सी शांति छाई, लेकिन जैसे ही दरबारी उस वृद्ध की साधारण, लगभग फटी हुई वेशभूषा और अव्यवस्थित रूप को समझ पाए, दबी हुई हंसी का एक शोर फूट पड़ा। बादशाह अकबर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छिपा पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा चुनाव देखकर तो लगता है कि तुम इस चुनौती को मजाक समझ रहे थे। ये वृद्ध व्यक्ति, जिसे शायद आराम की जरूरत है, संपूर्ण कैसे हो सकता है? दरबारियों के ठहाके तेज हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल आज बुरी तरह हार गए हैं, लेकिन बीरबल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वृद्ध की ओर इशारा किया और शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, हंसी की आवाज तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उस पर तर्क का पर्दा न पड़ जाए। मैं दावे से कहता हूं, आप इनसे केवल एक प्रश्न पूछें और ये पूरा दरबार अपनी हंसी भूलकर चुप्पी साध लेगा। बीरबल के इस दृढ़ विश्वास ने अकबर को चौंका दिया। हंसता हुआ दरबार अचानक धीमा पड़ गया। दरबारी अब उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगे कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। वातावरण में अब ठहाकों की जगह एक भारी, गूढ़ चुप्पी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब मनोरंजन की उत्सुकता नहीं,
बल्कि एक शासक का गंभीर कौतूहल था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता अद्भुत है। यदि तुम्हारा तर्क सही साबित हुआ तो आज दरबार मनोरंजन नहीं बल्कि एक नई सीख लेकर जाएगा। ठीक है, चुनौती स्वीकार है। अब बताओ, मुझे इस वृद्ध से क्या पूछना चाहिए? बीरबल ने विजयी मुस्कान दबाई और वृद्ध की ओर इशारा किया, जो अब भी जमीन की ओर देख रहा था। जहांपनाह, प्रश्न बहुत सीधा है। इस वृद्ध से केवल ये पूछिए, ऐ प्राणी, तुम्हारे जीवन की वो सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जिसके आगे आज की ये हंसी एकदम बेमानी है? अकबर ने क्षण भर सोचा, फिर अपनी भारी आवाज में ये प्रश्न दोहराया। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति की ओर झुककर पूछा, ऐ वृद्ध, हमें बताओ, तुम्हारे जीवन की वो सबसे बड़ी हानि क्या है, जिसके आगे आज हमारी ये हंसी कुछ भी नहीं है? प्रश्न सुनते ही वृद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी कांपती हुई आंखें ऊपर उठीं और उसकी नजरों में भय नहीं बल्कि गहरा अवसाद झलक रहा था। दरबार में उस पल सन्नाटा इतना गहरा था कि यदि कोई फूल नीचे गिरता तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। वृद्ध ने धीरे से कांपते होंठ खोले। उसकी आवाज अत्यंत क्षीण थी, जैसे रेगिस्तान में बुझती हुई लौ। जहांपनाह, उसने कहना शुरू किया, आपने बीरबल के माध्यम से मेरा उपहास होते देखा। ये पीड़ा सहन की जा सकती है। मैंने धन खोया, स्वास्थ्य खोया और जवान बेटे की मृत्यु का दुख भी सहा है, लेकिन ये सब तो जीवन के अनिवार्य घाव है। उसने गहरी सांस ली और उसकी नजरें सीधे अकबर की आंखों में गड़ी। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, केवल एक शून्य था। वो सबसे बड़ी हानि, उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, वो है ईमानदारी। मैंने अपना सारा जीवन आपकी सेवा में ईमानदारी से बिताया। बदले में मुझे क्या मिला? छल। जब मैं बूढ़ा हुआ तो मेरे ही रिश्तेदारों ने मेरे खिलाफ साजिश रची, मेरे सत्य को झूठलाया। मैंने अपना विश्वास खो दिया। जहांपनाह, जब आपका अपना सत्य ही आपकी सबसे बड़ी हानि बन जाए तो दरबार की हंसी केवल एक छोटी सी चुभन रह जाती है। अकबर का माथा ठनका। उसके चेहरे पर अब गौरव या हंसी का कोई निशान नहीं था। दरबार में उपस्थित हर मंत्री ने स्वयं को टटोलना शुरू कर दिया। दरबार में ऐसी स्तब्धता छाई कि हवा भी थम सी गई। दरबारी खुद को टटोल रहे थे। क्या वे स्वयं भी ऐसे छल का शिकार हुए हैं या अनजाने में किसी छल का हिस्सा बने हैं? इस गंभीर मौन को तोड़ते हुए अकबर ने धीरे से सिंहासन से नीचे उतरना शुरू किया। उसकी आंखें उस वृद्ध व्यक्ति पर टिकी थी, जिसके कृत्रिम झुर्रियों वाले चेहरे पर अब भी उदासी की गहरी परत थी। रुको, अकबर ने शांति से कहा, ये हानि, ये छल, इसे समझने के लिए केवल जीवन जीना पर्याप्त नहीं है। इसे महसूस करने के लिए बुद्धि का तेज और मन का सत्य आवश्यक है। अकबर वृद्ध के पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें अब चमक रही थी। ये चमक चुनौती की पूर्ति की थी। इतनी गहन सत्यवादिता कबर का दरबार हमेशा की तरह विद्वानों और सलाहकारों से भरा था, पर आज माहौल में एक अजीब सी खिलखिलाहट तैर रही थी। महाराज अकबर ने स्वयं एक भव्य चुनौती की घोषणा की थी, जो उनकी नजर में बीरबल के तीखे दिमाग को परखेगी। एक पड़ोसी राज्य के दूत ने दरबार में ऐसी पहेली पेश की थी, जिसका उत्तर देने से पहले एक विचित्र शर्त पूरी करनी थी। बीरबल, बादशाह ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हम जानते हैं कि तुम कठिन से कठिन पहेली को अपनी बुद्धि से सुलझा लेते हो, पर आज की चुनौती ज्ञान या तर्क की नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्वभाव और त्वरित प्रतिक्रिया की है। दरबार में चुप्पी छा गई। सभी उत्सुक थे। अकबर ने कहा, शर्त यह है, जब तक तुम इस समस्या का हल नहीं खोज लेते, तुम्हें हर बार किसी भी विचार को मन में लाने से पहले बिना किसी कारण के खुलकर मुस्कुराना होगा। सोचना बाद में, मुस्कान पहले। ये अनिवार्य है। बीरबल ने ये अनूठी चुनौती गंभीरता से सुनी। उन्होंने झुककर अभिवादन किया
और फिर अपने होठों पर एक गहरी, बुद्धिमत्तापूर्ण हंसी लाई। ये मुस्कान उनकी पहली चाल थी। अकबर ने तुरंत अपनी चुनौती पेश की। बीरबल, समस्या ये है, हमारे शाही बगीचे से कल रात एक ऐसा फल चोरी हुआ है जो खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं, फिर भी वो सबसे स्वादिष्ट फल है। तुम्हें उस फल का नाम बताना है। चुनौती सुनते ही बीरबल के मस्तिष्क में सैकड़ों विचार कौंध गए। अमरूद, बेल, अंजीर, लेकिन नियम अटल था। हर विचार के उदय होते ही बीरबल ने तुरंत उसे दबाया और एक चौड़ी, बेपरवाह मुस्कान अपने चेहरे पर फैला दी। वो लगभग हर 3 सेकंड में मुस्कुरा रहे थे, मानो वो समस्या का नहीं बल्कि हंसी का अभ्यास कर रहे हों। दरबारी चकित थे। ये मुस्कान कोई दिखावा नहीं थी, ये सोची समझी रणनीति थी। सोचने से पहले मुस्कुराने का मतलब था कि वो समस्या को सीधे हमला करने के बजाय उसे सहजता और खुशी की चाशनी में लपेट रहे थे। तीसरी बार मुस्कुराने के बाद बीरबल ने पहली बार समस्या के खट्टा नहीं, मीठा नहीं पहलू पर विचार करने की अनुमति स्वयं को दी। लगभग 1 मिनट तक निरंतर मुस्कान बनाए रखने के बाद बीरबल ने महसूस किया कि उनके विचार अब किसी बोझ के नीचे नहीं दबे थे। समस्या का तनाव हंसमुख मुद्रा के कारण पूरी तरह से उड़ चुका था। ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब थी, मस्तिष्क को आजाद करने की। तीसरी बार मुस्कुराने के बाद उन्होंने अपनी आंखें जरा सी छोटी की। न खट्टा न मीठा की पहेली अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि एक प्यारे से खेल की तरह लग रही थी। वो शांत चित्त से सोचते रहे, ऐसा क्या है जो हर भोजन का अनिवार्य हिस्सा है, जिसके बिना स्वाद की पहचान ही संभव नहीं, फिर भी जिसका अपना कोई विशिष्ट स्वाद नहीं। दरबार में चुप्पी छाई हुई थी। सबकी निगाहें बीरबल के होठों पर टिकी थी। तभी बीरबल ने अचानक अपना सिर उठाया। उनकी मुस्कान अब अनिवार्यता नहीं बल्कि समझ की थी। महाराज, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, वो वस्तु न खट्टी है न मीठी, लेकिन हर खट्टे और मीठे व्यंजन को पूर्ण करती है। उन्होंने समाधान का पर्दा उठाने के लिए एक क्षण का विराम लिया। बीरबल ने अपने हाथों को जोड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, वो अनिवार्य वस्तु है नमक। इस समाधान पर दरबार में क्षण भर के लिए फुसफुसाहट फैल गई, क्योंकि ये इतना सरल था कि किसी ने सोचा ही नहीं था। बीरबल ने समझाना जारी रखा, नमक स्वयं कोई स्वाद नहीं देता, लेकिन हर स्वाद को जीवंत कर देता है। मीठा भी फीका लगता है अगर उसे थोड़ा सा नमक सहारा न दे, और खट्टापन भी अधूरा है। इसके बाद उन्होंने चुनौती के दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित किया, और जहां तक सोचने से पहले मुस्कुराने की अनिवार्यता थी, महाराज, तो वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति को भोजन का सार पहचानते ही स्वाभाविक संतोष होता है। उस सार को खोजने की खुशी में ही ये मुस्कान अनिवार्य हो गई थी। इस पहेली को सुलझाने का आनंद भी उसी नमक जैसा है। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी शंकाओं को भी नमकीन कर दिया, यानी और स्वादिष्ट बना दिया। ये कहकर बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि वो बीरबल के लिए सम्मान स्वरूप सोने के मोहरों से भरी एक थाली लाए। पर बीरबल ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, इस विनम्रता के लिए धन्यवाद, किंतु चुनौती का पहला चरण ही पूरा हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने से पहले मुस्कुराने का नियम तो केवल आधारशिला था। असली चुनौती तो अब आपके सामने है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये सारी व्यवस्था दरबारियों की सबसे बड़ी समस्या, लगातार तनाव और भय को दूर करने के लिए की थी। अब उन्हें सिद्ध करना था कि संतुष्टि के साथ किया गया कार्य कितना प्रभावी होता है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, तो वो असली चुनौती क्या है जिसके लिए तुम्हें इतने गूढ़ नियम गढ़ने पड़े? बीरबल ने एक गंभीर राजनीतिक मसले की ओर इशारा किया। एक पड़ोसी राज्य का वर्षों से चला आ रहा भूमि विवाद, जिसने दोनों साम्राज्यों के बीच कटुता घोल दी थी। मुझे वो विवाद सुलझाना है,
और वो भी बिना किसी युद्ध या हानि के। ये असली अग्नि परीक्षा थी। अकबर ने गहरी सांस ली। भूमि विवाद, वर्षों की कटुता, इस समस्या में केवल तलवारों की भाषा चलती है। बीरबल, क्या तुम्हारी मुस्कुराहट की नीति, जो दरबार के मामूली मनमुटावों पर लागू होती है, इतने बड़े राजनीतिक संघर्ष का सामना कर पाएगी? बीरबल ने शांत आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, क्रोध और भय से लिया गया निर्णय हमेशा युद्ध को जन्म देता है। यही कारण है कि मैंने ये नियम बनाया, जब मैं पड़ोसी राज्य के दरबार में जाऊंगा तो मेरे चेहरे पर सबसे पहले संतुष्टि का भाव होगा। ये मुस्कुराना केवल मेरा निजी नियम नहीं है, ये एक राजनयिक हथियार है। ये शत्रु को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि ये व्यक्ति इतना आश्वस्त और शांत क्यों है। संदेह की जगह वार्तालाप में एक क्षण का ठहराव आएगा, और उसी ठहराव में हम समाधान का बीज बो देंगे। बीरबल ने अपनी योजना का अंतिम चरण बताया। मैं विवादित भूमि पर नहीं, बल्कि समझौते की खुशी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरी पहली मुस्कान उन्हें निरस्त्र कर देगी। बादशाह अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बीरबल, मुझे तुम्हारी कूटनीति पर पूरा भरोसा है। जाओ और सिद्ध करो कि कभी कभी सबसे तेज हथियार तलवार नहीं, बल्कि एक सहज मुस्कान होती है। बीरबल ने प्रणाम किया और तुरंत पड़ोसी राज्य की ओर प्रस्थान किया। दरबार पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राजा और उनके मंत्री पहले से ही आक्रमणकारी मुद्रा में बैठे थे, जैसे वे तुरंत लड़ाई शुरू करना चाहते हों। पड़ोसी राजा ने जैसे ही पहला कठोर वाक्य बोलना शुरू किया, बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार अपने चेहरे पर वो शांत और संतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। वो मुस्कान इतनी आश्वस्त और इतनी अप्रत्याशित थी कि राजा के होठों पर आए शब्द हवा में ही थम गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य का भाव था। ये व्यक्ति जो विवाद सुलझाने आया है, इतना खुश और शांत क्यों है? इस अनैच्छिक ठहराव ने वातावरण की जड़ता तोड़ दी, और इसी क्षण बीरबल को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी बात शुरू करने का अवसर मिल गया। उनकी मुस्कान ने वास्तव में पहला कवच भेद दिया था। हुजूर, बीरबल ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, मैंने इसलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे लगा कि ये चुनौती शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। मैंने देखा कि जिस समस्या ने आपको इतना विचलित कर दिया है, उसका हल शायद उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे की जिद। राजा का क्रोध तुरंत शांत नहीं हुआ था, लेकिन उस मुस्कान ने उनके मन में संदेह बो दिया था। क्या बीरबल पहले से ही जानता है कि जीत किसकी होगी? इस छोटे से विराम का लाभ उठाते हुए बीरबल ने अब अपना तर्क सामने रखा। जहांपनाह, मैं ये विवाद कठोर शब्दों के बजाय 3 छोटी कहानियों के माध्यम से सुलझाना चाहता हूं। यदि इन कहानियों के सार से आपका हृदय संतुष्ट न हो, तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, सत्य कभी कभी इतना सीधा होता है कि उसे देखने के लिए हमें पहले अपनी भौहों को ढीला छोड़ना पड़ता है। बादशाह अकबर, जो अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास और अनोखी प्रस्तावना से प्रभावित होकर जिज्ञासा से भर उठे थे। उन्होंने अपनी गंभीरता को बरकरार रखते हुए हुक्म दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानियां मुझे देखने दो कि ये सीधा सत्य क्या है जिसके लिए हमें कठोरता छोड़नी पड़ती है। लेकिन याद रखना, मैं केवल मधुर शब्दों को सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। सत्य में वजन होना चाहिए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में वही शांत चमक थी जो चुनौती स्वीकार करते समय आती थी। पहली कहानी, जहांपनाह, बीरबल ने कहना शुरू किया। ये एक बुद्धिमान व्यापारी और उसके 3 पुत्रों के बारे में है। व्यापारी ने मरने से पहले अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक तांबे का सिक्का दिया। उसने कहा, इस सिक्के से तुम्हें ऐसी वस्तु खरीदनी है जो हमारे विशाल घर को रात भर भर दे। जो सफल होगा उसे संपत्ति मिलेगी। पहला पुत्र बाजार गया और सबसे बड़ा गट्ठर घास का खरीद लाया। दूसरा पुत्र महंगी पोशाकें और कपड़ा लाया। जब रात हुई
बीरबल रुक गए। उनकी आंखें सीधे बादशाह पर टिकी थी। अकबर ने अधीरता से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ, जब रात हुई तो क्या हुआ बीरबल? क्या वे सफल हुए? क्या घास या कपड़ों ने घर भर दिया? जहां पनाह, बीरबल ने सम्मान से उत्तर दिया। रात होते ही पहले पुत्र ने घास को पूरे घर में फैला दिया, लेकिन विशाल घर के कोने खाली रह गए। दूसरे ने महंगे कपड़ों को फर्श पर बिछाया, पर वो भी केवल कुछ हिस्सों को ही ढक पाए। दोनों असफल रहे। फिर तीसरा पुत्र आया। उसने अपना तांबे का सिक्का लिया और बाजार से कुछ ऐसा खरीदा जो कीमत में सबसे कम था। क्या खरीदा? अकबर ने उत्सुकता में झुककर पूछा। बीरबल के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आई। उसने एक छोटी मोमबत्ती और दियासलाई खरीदी। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, उसकी छोटी सी लौ की सुनहरी रोशनी ने उस विशाल घर के हर कोने को भर दिया, छत से फर्श तक। व्यापारी ने कहा, बुद्धि ही सच्ची संपत्ति है। ये थी मेरी पहली कहानी। अकबर ने राहत की सांस ली। ये कहानी उनकी चुनौती से कितनी जुड़ी थी, ये जानने की उत्सुकता अभी बाकी थी। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल, कहानी तो उत्तम थी, पर मैं अब भी उस सुबह के अजीबोगरीब आदेश को समझ नहीं पा रहा हूं। सोचने से पहले मुस्कुराओ, ये भला कैसा नियम है? और इस मोमबत्ती वाली बात का हमारी असली चुनौती से क्या संबंध? बीरबल ने फिर वही हल्की सी मुस्कान बिखेरी जो उनकी आंखों में चमक रही थी। जहां पनाह, ज्ञान की पहली लौही मुस्कान है। जब तक हृदय में प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक बुद्धि प्रकाशमान नहीं होगी। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि हम समझ सकें कि जब हमारे पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं होता, तब भी हम सबसे कीमती चीज, अपनी सकारात्मक सोच और प्रसन्नता का उपयोग कर सकते हैं। समस्या का समाधान सीधे तर्क से नहीं मिलता महाराज, वो हमेशा एक आनंदित मन से शुरू होता है। अकबर ने सिर हिलाया। अब उनकी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और बढ़ गई थी। तो अब क्या? चुनौती का अगला चरण क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज प्रस्तुत करूंगा जिसे देखकर आपको तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई तर्क नहीं लगाना है। आपको केवल बिना सोचे मुस्कुराना है। दरवाजे पर एक सेवक हाजिर हुआ, जिसके हाथ में एक साधारण सी टोकरी थी। सेवक ने टोकरी खोली। अंदर कोई रत्न, खजाना या जटिल पहेली नहीं थी, बल्कि बड़े करीने से रखी गई थी कुछ अत्यंत बेतुकी वस्तुएं। एक तरफ एक सूखा हुआ बैंगन जिसे सुनहले तार से सजाया गया था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा खाली पिंजरा जिसकी सलाखों पर नकली मोती जड़े थे। अकबर एक पल के लिए जड़ हो गए। उनका तार्किक मस्तिष्क तुरंत सवाल पूछने को आतुर हो उठा, लेकिन बीरबल की शर्त बिजली की तरह कौंधी। बिना सोचे मुस्कुराना है। उन्होंने अपने माथे की शिकन को जबरन समतल किया और एक लंबी चौड़ी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। मुस्कान नकली थी, पर शर्त पूरी हुई। बीरबल ने झुककर कहा, वाह महाराज, आपने पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया। अकबर ने अपनी मुस्कान रोकी और फुसफुसाए, अब बताओ बीरबल, इस बैंगन और पिंजरे का क्या रहस्य है? क्या यही मेरी चुनौती है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जी नहीं महाराज, ये चुनौती नहीं है, ये तो सिर्फ वातावरण है। असली चुनौती ये पता लगाना है कि आपने ऐसी बेतुकी वस्तुओं पर भी मुस्कुराने का चुनाव क्यों किया, जबकि उनमें हंसी जैसा कुछ नहीं था। आनंदित मन समाधान कैसे खोजता है, ये अब शुरू होगा। अकबर ने अपने होंठ सिकोड़े। आनंदित मन? यानी अगर मैं पहले ही हंस चुका हूं, तो अब समस्या आसान हो जाएगी? मैं अभी भी उलझा हुआ हूं। बीरबल, उस चुनौती का नाम बताओ जो मेरे आनंदित मन का परीक्षण करेगी। बीरबल ने तश्तरी पर रखे बैंगन और पिंजरे की ओर इशारा किया। चुनौती यह है महाराज, आपको इस बैंगन को बिना काटे, बिना छिले और इस लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े इसके भीतर डालना है। अकबर ने बैंगन और पिंजरे को ध्यान से देखा।
बैंगन स्पष्ट रूप से पिंजरे के द्वार से कम दुगना बड़ा था। महाराज इस बेतुकी मांग पर हंस पड़े। ये हंसी पिछली बार की तरह नकली नहीं थी, ये विशुद्ध आश्चर्य की हंसी थी। ये क्या मूर्खतापूर्ण पहेली है, ये असंभव है बीरबल। बीरबल ने नमन किया। जी नहीं महाराज, ये असंभव नहीं है, ये सिर्फ अटपटा है। आपने हंसकर पहली शर्त पूरी कर ली, अब इसी खिलखिलाहट भरे मन से समाधान खोजिए। क्योंकि महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी हंसी की शुरुआत के बाद ही सुलझती है। अकबर की हंसी शीघ्र ही गहरी सोच में बदल गई। उन्होंने माथे पर बल डालकर पिंजरे को और बैंगन को पलटाकर देखा। ठीक है बीरबल, अटपटा है, असंभव नहीं। मुझे बताओ ये कैसे होगा? इस पिंजरे के धातु को बिना मोड़े या बैंगन को बिना काटे तुम इसे अंदर कैसे डालोगे? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से बैंगन को छुआ। महाराज, समाधान बल में नहीं, बल्कि प्रकृति और समय के साथ सहयोग करने में है। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया, ये बैंगन और ये पिंजरा जहां से ये बैंगन तोड़ा गया था, वापस उसी लता के पास ले चलो। अकबर असमंजस में थे। जैसे ही वे लता के पास पहुंचे, बीरबल ने वो छोटा पिंजरा उठाया और बड़ी सावधानी से बिना बैंगन को तोड़े उसे लटकते हुए बैंगन के ऊपर से फंसा दिया, ताकि बैंगन पिंजरे के भीतर ही रहे। अब देखिए महाराज, बीरबल ने गर्व से कहा, हम इसे यही छोड़ देते हैं। समय के साथ ये बैंगन बड़ा होता जाएगा और कुछ हफ्तों में पिंजरे के अंदर एक पूर्ण विकसित बैंगन होगा। हमने बैंगन को पिंजरे में नहीं डाला, हमने पिंजरे को बैंगन के ऊपर डाल दिया। बादशाह अकबर की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया, जिसकी गूंज पूरे शाही बगीचे में फैल गई। बीरबल, तुम अद्भुत हो। इस सरल सत्य को कोई और क्यों नहीं देख पाया? तुमने समस्या को जड़ से ही बदल दिया। वस्तु को पिंजरे में डालने की बजाय तुमने पिंजरे को वस्तु पर डाल दिया। सभी दरबारी जो अब तक इस पहेली पर अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता दिखा रहे थे, शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और सम्मान से उनकी पीठ थपथपाई। परंतु बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, ये बैंगन तो एक छोटी सी पहेली थी। अब बताओ, उस भयानक चुनौती का हल क्या है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? वो चुनौती जिसे जीतने के लिए तुमने कहा था कि सोचने से पहले मुस्कुराना जरूरी है। बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान दी, जो उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। जहांपनाह, वो चुनौती इस बैंगन की पहेली से भी जटिल है। उसका उत्तर सीधा नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले राज्य की उस समस्या को हल करना होगा जो हर रोज बढ़ती जा रही है और जिसे सब अनदेखा कर रहे हैं। क्या? अकबर ने भौहें सिकोड़ी। उनका धीरज अब जवाब देने लगा था। राज्य की समस्या? कैसी समस्या बीरबल? तुम फिर बातों को घुमा रहे हो। साफ साफ बताओ, कौन सी ऐसी अनदेखी समस्या है जिसने हमारे राज्य को घेर रखा है? बीरबल ने सम्मान में झुककर कहा, जहांपनाह, वो समस्या कोई अकाल या युद्ध नहीं है, वो है उदासी का फैलाव। लोग खुश होना भूल गए हैं। हर चेहरे पर चिंता का बोझ है, हर बात में शिकायत है। जब तक हमारे लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों पर भी मुस्कुराना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उनका दिमाग बड़ी चुनौती का हल सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। अकबर ने हैरानी से चारों ओर देखा। वाकई दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव छाया हुआ था। इसलिए मेरे सम्राट, बीरबल ने अपनी बात पूरी की। चुनौती का हल खोजने से पहले हमें राज्य में हंसी की लहर लानी होगी। मुस्कुराना, सोचना नहीं, यही हमारी पहली शर्त है। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। ये शर्त अनोखी थी। समस्या के समाधान से पहले खुशी को फैलाना। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, भले ही तरीका कितना भी अटपटा क्यों न हो। ठीक है बीरबल, बादशाह ने सहमति दी। हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, लेकिन सवाल यह है,
पूरे राज्य को एक ही दिन में मुस्कुराने पर मजबूर कैसे किया जाए? ये तलवार चलाने या कर वसूलने जितना सीधा काम नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। सरल है जहांपनाह। हमें एक मुस्कान का हुक्मनामा जारी करना होगा। कल सुबह से जो व्यक्ति सबसे पहले बिना किसी कारण मुस्कुराएगा और अपनी खुशी दूसरों तक पहुंचाएगा, उसे एक विशेष राजकीय पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही दरबार में एक नया नियम लागू होगा। किसी भी गंभीर चर्चा या शिकायत से पहले सभी को एक दूसरे की ओर देखकर 3 बार जोर से हंसना होगा। हंसी का टैक्स, खुशी की शुरुआत। दरबारियों ने पहली बार उस दिन वर्षों बाद खुलकर हंसने की कोशिश की। भले ही उनकी हंसी अभी भी थोड़ी खिंची हुई और जबरन थी। अगली सुबह दरबार का दृश्य पूरी तरह बदल गया था। वजीरों के चेहरे पर पिछली शाम की जबरदस्ती वाली हंसी की थकान अभी भी झलक रही थी, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। जैसे ही अकबर ने सिंहासन संभाला, किसी भी गंभीर विषय पर बात होने से पहले बीरबल ने हंसी का टैक्स वसूलने का संकेत दिया। इस बार हंसी थोड़ी अधिक स्वाभाविक थी। दरबारियों ने देखा कि जब वे 3 बार एक साथ हंसते थे तो माहौल में तनाव कम हो जाता था। राज्य में भी मुस्कान का हुक्मनामा एक अजीब खेल बन गया था। लोग सड़कों पर चलते हुए अजनबियों को घूरते थे, ये जानने के लिए कि कौन पहले बिना किसी कारण मुस्कुराएगा। बाजारों में अजीबोगरीब शांति छा गई थी। हर कोई पुरस्कार जीतने की होड़ में अपने होठों को सख्ती से बंद रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश में चेहरे पर अचानक एक हल्की अनियंत्रित मुस्कान अक्सर फूट पड़ती थी, और ठीक उसी क्षण विजेता और हारने वाले दोनों ही अनजाने में खुश हो जाते थे। अकबर इस पूरे दृश्य से हैरान थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका हुक्मनामा एक अजीब सा सामाजिक प्रयोग बन जाएगा। एक ओर अनकहा तनाव, दूसरी ओर अनायास खुशी। हालांकि उन्हें लग रहा था कि ये खेल अभी भी अधूरा है। असली चुनौती तो तब शुरू होगी जब उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल को इसमें शामिल किया जाएगा। अगले दिन भरे दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दिया है और हर चुनौती को दिमाग से जीता है, पर यह चुनौती अलग है। इसे सोचने से पहले स्वीकार करना है, और स्वीकार करने का एकमात्र तरीका है मुस्कुराना। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चुनौती सुनी। वो जानते थे कि इसमें कोई गहरा पेंच है, कोई ऐसी गुत्थी जिसे तर्क से नहीं बल्कि सहजता से सुलझाना था। बीरबल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल सम्राट की ओर देखा, और हमेशा की तरह उनके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान प्रश्न नहीं थी, ये स्वीकृति थी। खेल शुरू हो चुका था और बीरबल ने बिना सोचे ही पहली बाधा पार कर ली थी। सम्राट अकबर ने राहत की सांस ली। उत्कृष्ट बीरबल, उन्होंने घोषणा की, तुम्हारी सहजता ने तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भी मात दे दी। तुमने बिना प्रश्न किए, बिना शर्त लगाए पहली शर्त पार कर ली। अब असली चुनौती प्रस्तुत है। अकबर ने अपने वजीर को संकेत दिया। 2 सेवक तेजी से आगे बढ़े और बीरबल के सामने 2 टोकरियां रखी। पहली टोकरी फूलों से भरी थी, जबकि दूसरी में केवल जमीन से उखाड़ी गई सूखी घास और कंकड़ थे। बीरबल, सम्राट ने कहा, इनमें से एक टोकरी तुम्हें आज रात अपने सिरहाने रखकर सोचना है, और दूसरी को तुम्हें अभी इसी क्षण दरबार के बीचों बीच फेंक देना है। चुनौती यह है कि तुम्हें चुनना है। मुस्कुराते हुए किसे स्वीकार करोगे और मुस्कुराते हुए किसे त्यागोगे? अगर तुम्हारी मुस्कान जरा भी डगमगाई तो तुम हार जाओगे। दरबार फिर से खामोश हो गया। ये चुनाव तर्क पर नहीं, भावनाओं पर आधारित था, या शायद केवल उस अडिग मुस्कान की शक्ति पर। बीरबल ने दोनों टोकरियों को देखा, और उनकी मुस्कान क्षण भर के लिए भी फीकी नहीं पड़ी। उन्हें पता था कि उत्तर टोकरी में नहीं, बल्कि स्वयं उनकी प्रसन्नता में छिपा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें शरारती ढंग से चमक उठीं।
उन्होंने तनिक भी विचार विमर्श न किया। उन्होंने तुरंत पहली टोकरी उठाई और उसे इतने प्रेम से अपने सीने से लगा लिया मानो वो कोई बहुमूल्य रत्न हो। इस अस्वीकार के कार्य को करते हुए उनकी मुस्कान इतनी सहज और विस्तृत थी कि दरबारियों को लगा जैसे यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो। अगले ही क्षण उन्होंने दूसरी टोकरी को जरा भी देखे बिना खिलखिलाहट भरी मुद्रा में हवा में उछाल दिया। वो टोकरी तेजी से नीचे गिरी और जमीन से टकराकर बिखर गई। बीरबल का हाथ फेंकने की मुद्रा में ऊपर उठा रहा, लेकिन उनके चेहरे पर त्याग या पछतावे की कोई छाया नहीं पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकारा कि उन्हें कुछ त्यागना भी था, और ये त्याग भी उनके लिए एक प्रसन्नतापूर्ण कार्य था। बादशाह अकबर, जो अब तक इस नाटकीय दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे, धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि मन की प्रसन्नता किसी भी परिस्थिति या चुनौती के चयन से स्वतंत्र है। तुमने मुस्कुराते हुए दोनों क्रियाओं को पूर्ण किया। तुम फिर विजयी हुए। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने बुद्धिमान मंत्री की ओर प्रेम से देखा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारीगण बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और उनकी सहज प्रसन्नता पर मुग्ध होकर फुसफुसा रहे थे। अकबर सिंहासन से नीचे उतरे और स्नेहपूर्वक बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुम हर बार हमें एक नया और अमूल्य सबक सिखा जाते हो। ये चुनौती केवल एक खेल नहीं थी, ये जीवन का एक दर्शन था कि त्याग और स्वीकृति दोनों ही आनंदपूर्वक हो सकते हैं, यदि मन पहले से ही शांत और संतुष्ट हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर थोड़ा झुककर उत्तर दिया। उनके चेहरे पर अभी भी वही शांत, विजयी मुस्कान कायम थी। जहां पनाह की कृपा है, खुशी तो मन की अवस्था है और क्रिया तो केवल उसे प्रकट करने का माध्यम। जब हमें किसी कार्य को पूर्ण करने का आदेश मिलता है तो उसे आनंद से क्यों न किया जाए। मुस्कुराना तो सबसे सरल और सबसे पहला त्याग है। जहांपना, अपने अहंकार का त्याग। अकबर ने प्रसन्नता से सिर ही। सम्राट अकबर का दरबार सदियों से ज्ञान, न्याय और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का केंद्र रहा था। जिस दिन ये चुनौती आई, उस दिन भी सभा कक्ष लोगों से भरा हुआ था। सूर्य की सुनहरी किरणें जालीदार खिड़कियों से छनकर आ रही थी। बीरबल हमेशा की तरह राजा के निकट बैठे थे। चेहरे पर सहज मुस्कान थी। तभी सभा के बीचों बीच एक विद्रोही साधु आ खड़ा हुआ। उसका नाम धर्मपाल था और उसकी आंखें तर्क की नहीं, बल्कि एक गहरी रहस्यमय ज्ञान की बात करती थी। धर्मपाल ने अपनी खटियाली छड़ी फर्श पर टिकाई और आवाज दी, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके वजीर बीरबल हर समस्या का समाधान जानते हैं। मैं एक ऐसी पहेली लाया हूं जो केवल तर्क से नहीं, बल्कि आत्मा के अवलोकन से हल होगी। धर्मपाल ने सीधे बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, इस संसार में ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक साथ सबसे अधिक सुख और सबसे अधिक दुख देती है, जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है? ये प्रश्न इतना गूढ़ और विरोधाभासी था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो कभी भी उत्तर देने में एक क्षण की देरी नहीं करते थे, अचानक शांत हो गए। उनकी भौहें तंग गई। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पहली बार सम्राट अकबर ने देखा कि उनके चतुर दरबारी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वे रुक गए थे। बादशाह अकबर ने चिंतित दृष्टि से अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी को देखा। यह पहला अवसर था जब बीरबल की मुख मुद्रा पर क्षणिक घबराहट नहीं, बल्कि गहन, उलझा हुआ चिंतन का भाव था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या आज बीरबल वास्तव में हार मान लेंगे? प्रश्नकर्ता आगंतुक के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने सोचा, क्या इस अजेय बुद्धि की सीमा बस यहीं तक थी? उसने जीत की घोषणा करने के लिए होंठ खोले ही थे, लेकिन तभी बीरबल ने अपनी आंखें खोली।
उनके मस्तिष्क में विरोधाभास गूंज रहा था। सुख और दुख का ऐसा संतुलन जो निराकार होते हुए भी सृष्टि का संचालक हो। उन्होंने प्रश्न के हर शब्द को तोड़कर समझा। कोई भौतिक वस्तु नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो इन सब की जड़ हो। लगभग 30 सेकंड तक चले इस असहज सन्नाटे के बाद बीरबल की भौहें सामान्य हुई। एक शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान उनके होठों पर लौट आई। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और आगंतुक की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, उत्तर उतना ही सरल है जितना जीवन का चक्र, और वो वस्तु है जिसने हम सबको यहां इकट्ठा किया है। वो वस्तु है, महाराज, बीरबल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में स्पष्ट किया, वो है प्रश्न। ये जिज्ञासा ही सुख और दुख का वो अदृश्य सेतु है जिसके बिना कोई भी विचार या भावना जन्म नहीं लेती। अकबर ने झुककर पूछा, कैसे बीरबल? प्रश्न कैसे निराकार होते हुए भी सृष्टि का संचालक हो सकता है? जहां पनाह, बीरबल ने समझाया, जिस क्षण कोई प्रश्न उठता है वो उत्तर की तलाश में मनुष्य को बेचैन करता है। यही दुख है, और जब उत्तर मिल जाता है तब संतोष और ज्ञान का सुख मिलता है। आज हमें यहां इस चुनौती ने इकट्ठा किया है। ये एक प्रश्न था जिसने आगंतुक को अहंकार से यहां भेजा और हमें उसे सुलझाने के लिए विवश किया। प्रश्न ही वो जड़ है जिससे ज्ञान फलता है। आगंतुक का चेहरा पीला पड़ गया। वो क्षण भर के लिए कांपा, क्योंकि उसका गूढ़ रहस्य साधारण जिज्ञासा या प्रश्न के दायरे में सिमट गया था। उसने आदर से अपना सिर झुका लिया और फुसफुसाया, बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम। ये उत्तर सत्य की जड़ को छूता है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट शांत हुई तो शहंशाह अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, ये तुम्हारी बुद्धि का ही तेज है जो बड़े से बड़े अहंकारी को भी एक क्षण में नतमस्तक कर देता है। उन्होंने झुकते हुए आगंतुक को उचित भेंट देकर विदा किया। दरबार में उत्सव का माहौल बनने लगा था, मगर तभी मुख्य द्वार पर तीव्र हलचल हुई। एक अश्वारोही दूत, जिसके वस्त्र धूल से सने थे, हाफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि गहरी दुविधा का भाव था। उसने आते ही जमीन पर एक साधारण सा कागज रखा, जिस पर स्याही से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। दूत ने कांपते स्वर में कहा, जहांपना, ये चुनौती उत्तर पश्चिमी सीमा के एक साधु ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि इन 3 शब्दों का गूढ़ार्थ कोई भी सुलझा नहीं पाएगा। बीरबल ने वो पत्र उठाया। शब्द थे अदृश्य बंधन। शब्दों को पढ़ते ही बीरबल की आंखें पहली बार चमकी नहीं, बल्कि उनकी माथे की शिकन गहरी हो गई। ये केवल शब्द नहीं थे, ये मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्य की पहेली थी। बीरबल ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हुआ ये समस्या ज्ञान की नहीं, अनुभव और त्याग की गहराई से जुड़ी थी। ये पहली बार था जब उन्हें चुनौती का जवाब तुरंत सूझा नहीं। सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर चिंता से देखा। क्या हुआ बीरबल? ये पहली बार है जब तुमने किसी पहेली पर तुरंत मुस्कुराना छोड़ दिया है। क्या ये वास्तव में इतनी कठिन है? बीरबल ने पत्र धीरे से मेज पर रखा और गहरी सांस ली। जहांपना, ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये सत्य और असत्य के बीच का सेतु है। अदृश्य बंधन, ये वो डोर है जो मनुष्य को इच्छाओं और मोह से बांधे रखती है, और इसका रहस्य केवल दिमाग से नहीं, हृदय की गहराइयों से समझा जा सकता है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। वजीर और मानसिंह जैसे अन्य दरबारीगण, जो अक्सर बीरबल की त्वरित बुद्धि से जलते थे, इस दुर्लभ पल का आनंद ले रहे थे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मुझे इस गूढ़ार्थ को समझने के लिए कुछ समय और एकांत चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर दरबार के कोलाहल में नहीं, बल्कि चिंतन की शांति में मिलेगा। मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की छाप गहरी थी। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो बीरबल, लेकिन याद रहे
ये चुनौती केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। बीरबल ने झुककर आदर जताया और शांत पर दृढ़ कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनकी चुप्पी ने दरबार में गूंजती फुसफुसाहट को और गहरा कर दिया। जहां एक ओर अकबर के वफादार मंत्री चिंतित थे, वही विरोधी पहली बार आश्वस्त थे कि बीरबल हार मानेंगे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी प्रतिष्ठा का सूर्य अब डूबने वाला है। महल की हलचल और राजनीतिक शोर से दूर बीरबल सीधे अपने शांत निजी कक्ष में पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही समस्या के गूढ़ार्थ को समझना शुरू किया। उन्हें स्पष्ट था कि यह कोई साधारण तार्किक पहेली नहीं थी। ये जीवन के उस जटिल रहस्य से जुड़ी थी जिसे केवल ज्ञान या तर्क से नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि से समझा जा सकता था। पहली रात बीरबल ने नींद का त्याग कर दिया। उनके सामने प्राचीन ग्रंथ और दार्शनिक हस्तलिपियां खुली पड़ी थी, जिनके पन्ने दीपक की मंद रोशनी में चुनौती के अज्ञात आयामों को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें 3 दिनों में सिर्फ उत्तर नहीं, बल्कि उस चुनौती के स्रोत को भी ढूंढना था। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ और बीरबल के चेहरे पर चिंतन की रेखाएं और गहरी हो गई। उन्होंने पाया कि जितने भी तर्क और सिद्धांत उन्होंने पढ़े थे, वे चुनौती के मूल स्वरूप को छू भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, उन्हें अचानक ये स्पष्ट हुआ कि ये चुनौती किसी बाहरी ज्ञान या पुरानी कहानी से नहीं आई है। ये सीधे उस व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ी है जिसने इसे पेश किया है। बीरबल ने भारी मन से सभी पुस्तकें समेट दी। ये पहला अवसर था जब उन्हें लगा कि उनका अटूट तर्कशास्त्र, लॉजिक, असफल हो गया है। उन्हें ज्ञात हुआ कि समस्या का समाधान किताबों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की अंतर्दृष्टि में छिपा है। उन्होंने बाहरी खोज को छोड़कर आंतरिक यात्रा पर निकलना जरूरी समझा। बीरबल ने एक शांत कोना चुना, जहां दीपक की लौ भी स्थिर थी, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्हें यकीन था कि रहस्य का उत्तर शास्त्रों के पन्नों में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में छुपा है, और अब उनके पास केवल 24 घंटे बाकी थे। एक ऐसी घड़ी जो उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा सिद्ध होने वाली थी। उस शांत कोने में बीरबल ने बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया। उनका ध्यान चुनौती के मूल पर केंद्रित हुआ। वो प्रश्न बार बार उनके मन में गूंज रहा था, जिसे साधारण तर्क से काटना असंभव था। बाहरी तर्कशास्त्र की विफलता ने उन्हें सिखाया था कि ये समस्या ज्ञान